क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि जब कोई इंसान बिल्कुल शांत बैठा होता है, मतलब कोई शारीरिक काम नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही छत को घूर रहा है, तब भी उसका दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा सोख रहा होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। हाँ, और अब जरा सोचिए, अगर उस शांत दिखने वाले शरीर के अंदर दिमाग में पुरानी बहसों, भविष्य की अनजानी चिंताओं और दूसरों से तुलना करने का एक पूरा अदृश्य युद्ध चल रहा हो, तो ऊर्जा का कितना भारी नुकसान हो रहा होगा। अरे पूछिए मत, ये तो मतलब एक तरीके से हमारी पूरी बैटरी ड्रेन करने वाली बात हो गई। एकदम सही। हम अक्सर देखते हैं कि आज के समय में हर इंसान बाहर से बहुत व्यस्त दिखता है। लोगों के कैलेंडर्स मीटिंग से भरे हैं, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो अंदर से एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हाँ, एक खालीपन या कहें कि गहरी थकावट। जी, ऐसा लगता है जैसे शारीरिक थकान से कहीं ज्यादा एक गहरी, ना दिखाई देने वाली मानसिक थकान हावी हो चुकी है। ये आज के आधुनिक दौर का ना एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। मतलब अगर हम देखें तो हम शारीरिक श्रम के मामले में इतिहास के सबसे आरामदायक युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास हर चीज के लिए मशीनें हैं। हाँ, मशीनों ने हमारा सारा काम आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी हम हर वक्त ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। मैं हमेशा मानती हूँ कि ये एक ऐसा लक्षण है जिसे आप केवल जीवन शैली की समस्या कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये समस्या आ कहाँ से रही है? ये थकान हमारे सोचने के तरीके में ही कहीं गहरे छुपी हुई है। और इसी छिपी हुई थकान के मूल कारण को समझने के लिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक लेख है। इसका शीर्षक है व्यर्थ का बोझ और खुशहाल जीवन। बहुत ही सटीक शीर्षक है ये, है ना? तो हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि ये मानसिक व्यर्थ, मतलब बिना किसी काम का, ये शोर आखिर क्या है? ये अदृश्य बोझ मानव मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, इसे खत्म करके एक हल्का, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन कैसे जिया जा सकता है। बिल्कुल। इस शोध की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये समस्या को किसी एक धर्म, संप्रदाय या संस्था के चश्मे से नहीं देखता है। एकदम सही कहा। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह एक सार्वभौमिक स्थिति है, यूनिवर्सल है। हाँ, क्योंकि मन का ढांचा तो हर इंसान के पास एक जैसा ही है। जी, और जहाँ मन है वहाँ ये उलझने, असुरक्षाएं और परेशानियां स्वाभाविक रूप से जन्म लेती हैं। हम यहाँ विशुद्ध रूप से मानवीय मनोविज्ञान, हमारे दिमाग की बनावट और रोजमर्रा की जीवन शैली के तंत्र की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस स्रोत में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। थकान के इस असली कारण तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उस बोझ को पहचानना होगा जिसे हम जाने अनजाने में हर दिन ढो रहे हैं। इस स्रोत के अनुसार व्यर्थ की बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा दी गई है। जो बात ना जरूरी हो, ना लाभदायक हो और ना ही जिससे कोई खुशी मिले, वो व्यर्थ है। ये परिभाषा वास्तव में एक बहुत ही सख्त मनोवैज्ञानिक फिल्टर की तरह काम करती है। वो कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन भर के अपने विचारों को सिर्फ इन 3 पैमानों पर कसे, क्या ये वर्तमान स्थिति के लिए जरूरी है, क्या ये भविष्य के लिए फायदेमंद है, या क्या इससे कोई आंतरिक खुशी मिल रही है? ये तो बहुत ही तगड़ा फिल्टर है। हाँ, और जब कोई इस फिल्टर का इस्तेमाल करेगा तो वो पाएगा कि उसके 80% विचार इस फिल्टर से पार ही नहीं जा पाते। बाप रे, 80%? बिल्कुल, वे सब उस व्यर्थ की श्रेणी में आते हैं जो दिमाग में सिर्फ जगह घेर रहे हैं। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक तकनीकी उदाहरण याद आ रहा है। मान लीजिए एक स्मार्टफोन है। उस फोन में बैकग्राउंड में दर्जनों गैर जरूरी ऐप्स चल रहे हैं, जैसे लोकेशन ट्रैकिंग, गेम अपडेट्स, सोशल मीडिया का ऑटो रिफ्रेश। हाँ, जो स्क्रीन पर सामने दिखते भी नहीं है। एकदम सही। वो ऐप स्क्रीन पर सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो फोन की बैटरी और प्रोसेसर को लगातार खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। इंसान की मानसिक ऊर्जा भी बिल्कुल उसी बैटरी की तरह है, और ये व्यर्थ विचार वो बैकग्राउंड ऐप्स हैं जो बिना किसी काम के हमारी ऊर्जा सोख रहे हैं। ये एनालॉजी इस पूरे समस्या के तंत्र को बहुत अच्छी तरह समझाती है। और पता है, जब फोन की बैटरी बैकग्राउंड ऐप्स की वजह से लगातार इस्तेमाल होती है तो वो फोन गर्म होने लगता है। हाँ, ओवरहीट हो जाता है। जी, और अपने मुख्य काम जैसे कॉल करना या नेविगेट करना ठीक से नहीं कर पाता। फोन हैंग होने लगता है। तो इंसान का दिमाग भी ऐसे ही हैंग होता है? बिल्कुल इसी तरह।
जब मन इन व्यर्थ विचारों के बोझ तले दबा होता है तो व्यक्ति अपने वर्तमान की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसका मेंटल प्रोसेसर हैंग हो जाता है। ये बहुत ही डरावनी बात है अगर हम इसे गहराई से सोचे तो, है ना? और दिलचस्प बात यह है कि जब ये ऊर्जा बचती है तो उसे सही दिशा में लगाने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और वैज्ञानिक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी है, जिस पर हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, उस पर आना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि ये बैटरी लीक कहाँ से हो रही है। स्रोत में इस व्यर्थ या मेंटल बैटरी लीक के 6 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। अगर हम इन 6 प्रकारों को देखें तो इन्हें कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे बड़ी श्रेणी, जिसे हम मानसिक समय यात्रा या मेंटल टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। ये टर्म बहुत अच्छा है, मेंटल टाइम ट्रैवल। हाँ, और इसमें स्रोत के 2 मुख्य प्रकार आते हैं, व्यर्थ सोच और व्यर्थ यादें, यानी बार बार पुरानी बातों को याद करना, किसी की पुरानी गलती को पकड़ कर रखना, या ये सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये मानसिक समय यात्रा इंसान के दिमाग की एक बहुत ही अनोखी क्षमता है, लेकिन यही सबसे बड़ा श्राप भी बन जाती है। वो कैसे? जैविक दृष्टिकोण से देखें ना तो हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर आसानी से नहीं समझ पाता। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी कड़वी याद या अपमान के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग ठीक उसी मात्रा में कोर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जितना उस असली घटना के समय हुआ था। मतलब दिमाग को लगता है कि वो घटना अभी इसी वक्त फिर से हो रही है। बिल्कुल, यानी घटना तो अतीत में खत्म हो चुकी है, लेकिन शरीर आज भी उस तनाव को बार बार जी रहा है। ये बिना किसी बाहरी खतरे के शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ लेने जैसी प्रक्रिया है। ये तो शरीर के साथ एक तरह का बहुत बड़ा धोखा हुआ। जी। और इसी से जुड़ा है व्यर्थ का अगला प्रकार, जिसे व्यर्थ चिंता कहा गया है। जैसे बच्चों की चिंता, भविष्य में पैसे खत्म होने की चिंता या बीमारियों की चिंता। ये भी तो उसी मानसिक समय यात्रा का हिस्सा है, बस ये अतीत की जगह भविष्य में जा रही है। इस चिंता के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। इंसान का दिमाग लाखों साल पहले जंगलों में विकसित हुआ था। उस समय चिंता का मतलब था सामने खड़ा कोई जंगली जानवर और शरीर को तुरंत भागने या लड़ने के लिए, जिसे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, उसके लिए तैयार होना पड़ता था। हाँ, बचने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे सामने कोई शेर नहीं खड़ा है, बल्कि भविष्य के किसी खर्चे का विचार है। लेकिन दिमाग की प्रतिक्रिया वही पुरानी है, वो शरीर को हाई अलर्ट पर डाल देता है। ओहो। और जैसा कि स्रोत में एक बहुत ही पुरानी और प्रभावशाली कहावत का जिक्र किया गया है, चिंता चिता के समान है। हाँ, ये कहावत तो हमने बचपन से सुनी है। जी, और ये कोई साहित्यिक अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक मेडिकल तथ्य है। लगातार चिंता करने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, हृदय पर दबाव बढ़ता है और शरीर सचमुच अंदर से खोखला होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है। बताइए। देखिए, भविष्य की प्लानिंग करना, अपने बच्चों के करियर के लिए सोचना या बुढ़ापे के लिए पैसे बचाना, ये तो एक इंसान के लिए बहुत स्वाभाविक और जिम्मेदार बातें हैं ना। कैसे तय करे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। हाँ, मतलब ये अंतर कैसे पता चलेगा कि कोई समझदारी से प्लानिंग कर रहा है या सिर्फ अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है? इस बारीक रेखा को स्रोत बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करता है। सोच और चिंता के बीच का असली अंतर उनके अंतिम परिणाम और उस विचार की प्रकृति में होता है। अच्छा, थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, सोचना या प्लानिंग करना एक रेखीय या कहें लीनियर प्रक्रिया है। यह तब तक उपयोगी है जब तक वह किसी समाधान की ओर ले जा रही है और उसके बाद एक एक्शन में बदल रही है। मतलब कोई ठोस कदम उठाना। बिल्कुल, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए हर महीने पैसे निवेश करना जरूरी सोच है। विचार आया, योजना बनी, एक्शन लिया गया और काम खत्म। और इसके विपरीत चिंता एक लूप है। ठीक कहा, चिंता एक चक्रव्यूह की तरह है। अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा, ये सोचकर रातों की नींद खराब करना और उस दिशा में कोई ठोस कदम ना उठाना, बस उसी विचार में गोल गोल घूमते रहना, ये व्यर्थ चिंता है। तो मतलब जब सोच एक्शन में ना बदले तो वो चिंता बन जाती है। एकदम सही। सोचना तब व्यर्थ बन जाता है जब वो आपको पंगु बना दे, पैरालाइज कर दे। यानी विचार एक्शन पैदा करने के बजाय सिर्फ घबराहट पैदा कर रहा है। उस स्मार्टफोन एनालॉजी पर वापस जाएं तो जरूरी सोच वो ऐप है जिसे आपने खुद खोला, इस्तेमाल किया और फिर बंद कर दिया। व्यर्थ चिंता वो ऐप है जो बैकग्राउंड में छिपकर बस बैटरी चूस रहा है और कोई उपयोगी काम नहीं कर रहा। अरे वाह, ये पर तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब एक और श्रेणी की बात करते हैं जो हमारी ऊर्जा का भारी नुकसान करती है,
और वो है शब्दों का व्यर्थ इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्रोत में व्यर्थ बोल को एक बड़ी समस्या बताया गया है। जरूरत से ज्यादा बोलना, गुस्से में कुछ भी कह देना, लगातार शिकायतें करना या दूसरों की बुराई करना। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक बुरी आदत मानते हैं, लेकिन इसके पीछे ऊर्जा का क्या विज्ञान है? बोलने की प्रक्रिया को ना हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पर यह एक बहुत ही जटिल और भारी काम है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका दिमाग शब्दों का चुनाव कर रहा होता है, व्याकरण तय कर रहा होता है, सामने वाले के चेहरे के हाव भाव पढ़ रहा होता है और अपनी भावना को भी नियंत्रित कर रहा होता है। मतलब एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। बिल्कुल। इस सब में दिमाग का बहुत सारा ग्लूकोज और रक्त प्रवाह इस्तेमाल होता है। स्रोत में बहुत सटीक बात कही गई है कि कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक शांत रहता है। तो मौन रहने से सच में ऊर्जा बचती है? या 100%। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये दिमाग को एक तरह के पावर सेविंग मोड में डालना है। जब कोई व्यर्थ की शिकायतें या बहस नहीं करता तो वह असल में अपने संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड को कम कर रहा होता है। तो ज्यादा बोलना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर बायोलॉजिकल ऊर्जा की बर्बादी है। एकदम सही। और इसी बर्बादी के लिस्ट में एक और बड़ा नाम है व्यर्थ लगाव और अपेक्षाएं। ये सोचना कि मुझे ही सम्मान मिले, सब मेरी बात माने, और दूसरों से अपनी लगातार तुलना करना। ये तुलना करना और दूसरों से अपेक्षा रखना दरअसल हमारे विकासवादी इतिहास का एक ग्लिच या तकनीकी खामी है। ग्लिच? वो कैसे? देखिए, हजारों साल पहले जब इंसान 150 लोगों के छोटे कबीले में रहता था, तो उस कबीले में अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करना जीवित रहने के लिए जरूरी था। अच्छा, ताकि वो कबीले से बाहर ना निकाल दिया जाए। हाँ, अगर आप कबीले में सबसे पीछे छूट गए तो आप मारे जाएंगे। लेकिन आज की दुनिया में, जहां लोग सोशल मीडिया पर बैठे बैठे दुनिया के 8 अरब लोगों की सबसे बेहतरीन और चुनिंदा तस्वीरों से अपनी साधारण जिंदगी की तुलना कर रहे हैं, वो पुराना सिस्टम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर दूसरों की छुट्टियां देखकर खुद को कोसना। जी। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि जितनी अपेक्षा और तुलना, उतना अधिक दुख। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। और छठा प्रकार है व्यर्थ समय। बिना किसी कारण के स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना और आलस में पड़े रहना। ये तो आज की सबसे बड़ी महामारी है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि हम अपनी ही मानसिक ऊर्जा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने बीमारी के लक्षणों और उसके तंत्र को तो समझ लिया है। जी। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इलाज। इस बैकग्राउंड नॉइस को बंद कैसे किया जाए? स्रोत में इस मन की सफाई के लिए 10 बहुत ही व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। इन तरीकों को अगर हम कुछ मुख्य जीवन शैलियों में बांटें, तो सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव मानसिकता से जुड़ा है। इस सफाई प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है अपने नियंत्रण के दायरे को समझना। स्रोत में बताया गया है कि वर्तमान में जीना सीखना और हर बात को दिल पर न लेना बहुत जरूरी है। हाँ, लोग अक्सर हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं। बिल्कुल। अक्सर इंसान की सबसे ज्यादा ऊर्जा दुनिया को, परिस्थितियों को और दूसरे लोगों को बदलने में खर्च होती है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबका नजरिया अलग है। जी। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने का मतलब है दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लेना। दूसरों को बदलने से पहले अपने मन के रिस्पॉन्स को बदलना सीखना चाहिए। इसी सफाई प्रक्रिया में एक तरीका ऐसा है जो शायद सुनने में सबसे मुश्किल लगता है, और वो है माफ करना सीखना। ये बहुत शक्तिशाली है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है कि जो माफ करता है वो कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? समाज में तो अक्सर यही सिखाया जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर किसी ने अपमान किया या धोखा दिया और उसे आसानी से जाने दिया जाए, तो क्या ये आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं है? क्या लोग इसे हार या बेवकूफी नहीं मानेंगे? ये एक बहुत ही आम और स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग कहानी कहता है। अच्छा। अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें, तो माफ करने का सीधा संबंध दूसरे व्यक्ति को बचाने या उसे सही ठहराने से होता ही नहीं है। तो फिर किससे होता है? माफ करना कोई नैतिक उपकार नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक स्वार्थी और जरूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति गुस्सा या नफरत पालकर रखता है तो वह एक भारी संज्ञानात्मक लंगर या कहें कॉग्निटिव एंकर अपने दिमाग में बांध लेता है। वो दूसरा व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी मजे में जी रहा हो, लेकिन नफरत करने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर उस घटना को 1000 बार जीकर अपनी खुद की ऊर्जा जला रहा होता है। यानी ये ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और ये उम्मीद करना कि मरेगा कोई और। एकदम सटीक। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं अब इस पुरानी घटना को अपनी आज की ऊर्जा नष्ट करने की इजाजत नहीं दूंगी। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, ये उस व्यर्थ याद की जंजीर को काटने जैसा है। इसीलिए ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपने दिमाग का नियंत्रण वापस लेने का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये नजरिया सच में माफी की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। इसके बाद स्रोत में कुछ बहुत ही सक्रिय आदतें बताई गई हैं, जैसे कम बोलना, मीठा बोलना और सोचकर बोलना, जिस पर हमने अभी ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में बात की। इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है, रोज थोड़ा समय शांत बैठना। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का धर्म या मान्यता चाहे कोई भी हो, मन को शांत करना सबके लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। दिन में बस 5 मिनट आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और बाहरी शोर से खुद को काटना। वो 5 मिनट का मौन दिन भर की उस भाग दौड़ पर ब्रेक लगाने का काम करता है, जहां दिमाग बिना सोचे समझे बस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। जी, और इसी से जुड़ा है वो तरीका जिसे स्रोत हर दिन अपने मन को चेक करना कहता है। हाँ, इस तरीके को देखकर मुझे फिर से एक तकनीकी प्रक्रिया याद आती है। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर के एंटीवायरस स्कैन या ईमेल के स्पैम फिल्टर की तरह है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? जैसे हम सिस्टम को स्कैन करते हैं कि कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया, वैसे ही रोज रात को सोने से पहले खुद के दिमाग का एक ऑडिट करना। खुद से पूछना, क्या मैं आज किसी बेकार बात के बारे में सोच रहा था? क्या फला इंसान की बात से परेशान होना जरूरी था? क्या इस चिंता से कोई समाधान निकल रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को उसी वक्त स्पैम फोल्डर में डाल देना। बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण या सेल्फ रिफ्लेक्शन की इस आदत के बिना ना कोई भी स्थायी बदलाव संभव नहीं है। इंसान का दिमाग आदतों का गुलाम है। हाँ, वो पुरानी पटरियों पर ही दौड़ता है। एकदम सही। अगर उसे रोज ये याद नहीं दिलाया जाएगा कि क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ, तो वो वापस उसी पुरानी चिंता और तुलना की पटरियों पर दौड़ने लगेगा। ये डेली स्कैन दिमाग को ये सिखाने की ट्रेनिंग है कि उसे किस विचार को महत्व देना है और किसे इग्नोर करना है। इसके साथ ही स्रोत सरल जीवन जीने की सलाह देता है। जीवन जितना सरल होगा, दिखावा जितना कम होगा, दिमाग पर उस दिखावे को बनाए रखने का तनाव उतना ही कम होगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इन सारे तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसने अपना एंटीवायरस अपडेट कर लिया, माफ करके पुरानी जंजीरें काट दी और सारे बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर दिया। हाँ। तो इस मन की सफाई का अंतिम परिणाम, या कहें कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिजल्ट, क्या होगा? इसका परिणाम किसी चमत्कार जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही वैज्ञानिक बदलाव के रूप में सामने आता है। स्रोत के अनुसार जब ये व्यर्थ खत्म होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट यानी आराम की स्थिति में आ जाता है। आराम की स्थिति मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। इसका सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है। नींद गहरी और अच्छी आने लगती है क्योंकि दिमाग रात में ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा होता। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। जी, और जब इंसान अंदर से शांत होता है तो उसका रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है, गुस्सा कम आता है। हाँ, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। गुस्सा कम होने से आसपास के रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कम होने से इम्यूनिटी बढ़ती है और शारीरिक सेहत में सुधार होता है। और यहीं पर इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम पहलू सामने आता है, जिसे स्रोत में राजयोग कहा गया है। हमने शुरुआत में बात की थी कि जब ये सारे बैकग्राउंड ऐप्स बंद हो जाएंगे तो फोन की जो बैटरी या ऊर्जा बचेगी, उसका क्या होगा? स्रोत बताता है कि उस बची हुई ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए राजयोग का अभ्यास एक शानदार तंत्र है। ये बिंदु इस पूरी चर्चा का शिखर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को खाली करना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मन कभी पूरी तरह खाली नहीं रह सकता। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। जी, अगर आप व्यर्थ विचारों को निकालेंगे तो उनकी जगह कुछ और लेगा ही लेगा। राजयोग का विज्ञान इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये एक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है या कहें एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है।
अच्छा। जब एक इंसान व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों की बुराई या पुरानी बातों से अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेता है तो उसके पास अचानक बहुत सारी मानसिक शक्ति बच जाती है। राजयोग उस मुक्त हुई ऊर्जा को एक सकारात्मक, शांत और रचनात्मक दिशा में चैनलाइज करने का अभ्यास है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि कैसे वो अपने विचारों का खुद मालिक बने, न कि विचारों का गुलाम। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है ना? इस अभ्यास से इंसान सिर्फ तनाव मुक्त ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लायक बन जाता है। ये तो सच में अपनी मानसिक क्षमता को हैक करने जैसा है। कचरा हटाओ, ऊर्जा बचाओ और उस ऊर्जा से कुछ बेहतरीन निर्माण करो। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक त्वरित सार निकालते हैं। अगर इस पूरे अध्ययन से कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार करना हो तो हमें किन आदतों को हमेशा के लिए अनइंस्टॉल करना है? हमें छोड़ना है हर तरह की व्यर्थ चिंता जो एक्शन में नहीं बदलती, बिना बात का गुस्सा, जरूरत से ज्यादा बोलना, पुरानी कड़वी यादों का लंगर, दूसरों से अपनी जिंदगी की अंधी तुलना और हर तरह की व्यर्थ सोच। एकदम सही लिस्ट है ये। और इसके बदले में हमें अपने जीवन में क्या इंस्टॉल करना है? खुद पर विश्वास, मौन की ताकत, परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, माफ करने का साहस और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने वाली सकारात्मक सोच। इस पूरी प्रक्रिया को ना स्रोत के एक छोटे लेकिन बहुत ही गहरे मंत्र में समेटा जा सकता है। व्यर्थ छोड़ो, जीवन जोड़ो, हल्का बनो, खुश रहो। अरे वाह! ये मात्र कुछ शब्द नहीं है, ये एक हल्के और शक्तिशाली जीवन का पूरा विज्ञान है। इस चर्चा ने सचमुच ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा को कितने सस्ते में रोज लूटने दे रहे हैं। और इसी बात को एक कदम और आगे ले जाते हुए इस चर्चा का अंत में एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगी जो हम सबको आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अभी इसी पल अतीत की जिस एक पुरानी कड़वी याद को या भविष्य की जिस एक अनजानी चिंता को कोई व्यक्ति अपने मन में सबसे अधिक मजबूती से पकड़कर बैठा है, क्या वही एक चीज उसकी आज की सारी रचनात्मक ऊर्जा को बांध कर नहीं रखे हुए है? सोचने वाली बात है। अगर आज, सिर्फ आज के लिए उस एक व्यर्थ विचार को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया जाए, उसे स्पैम में डाल दिया जाए, तो कल की सुबह दिमाग में कितनी खाली जगह होगी और उस खाली जगह में कौन सी नई और अद्भुत संभावनाएं जन्म ले सकेंगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सबको आज खुद से जरूर पूछना चाहिए। तो आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपनी ऊर्जा को बचाते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने मन को हमेशा हल्का रखिए।